आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान रूनुमा हुए तशद्दुद की आज अदालती कमीशन करेगा तहकीकात। 3 रुकनी कमीशन गवर्नर को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद तनाज़े पर हिंदू तंजीमों की आज होगी महापंचायत। महापंचायत के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए सख्त। कोलकाता समेत दुनिया भर में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अक़लियतों की हिफाजत के लिए एक दुआया मजलिस का करेगा एहतमाम। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी को किया गया गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निजात काश पटेल को FBI का किया डायरेक्टर मुकर्रर। ट्रंप ने काश पटेल को अमरीकी फर्स्ट फाइटर दिया करार। खेलों में PV सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। भारतीय जोड़ी मर्द खवातीन मिक्स डबल्स के खिताबी मैच में भी उतरेगी मैदान में। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान रूनुमा हुए तशद्दुद की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की टीम आज संभल पहुंचकर तहकीकात करेगी। काबिल ज़िक्र है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने संभल तशद्दुद की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में 3 रुकनी अदालती तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया था। इस टीम में कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा, साबिक DGP AK जैन और रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमित मोहन प्रसाद बतौर रुकन शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के बदायूं भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के मामले को बरकरार रखने के सिलसिले में जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत हुई। इसमें हफ्ते को जामा मस्जिद के फरीक ने बहस की और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बहस मुकम्मल न होने की वजह से अगली समाअत 3 दिसंबर को होगी। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहस मुकम्मल होने के बाद हिंदू फरीक के वकील अपने दलाइल पेश करेंगे। दर हकीकत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रियासती कन्वीनर मुकेश पटेल की जानिब से अदालत में किए गए दावे के मुताबिक शहर में वाक़ जामा मस्जिद पहले राजा महिपाल का किला था। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मस्जिद का मौजूदा ढांचा नीलकंठ महादेव के कदीम मंदिर को गिराकर बनाया गया है। इस मंदिर की तज़यीनकारी पॉल ख़ानदान के राजपूत बादशाह अजय पॉल ने 1175 में करवाई थी। मुग़ल हुक्मरान शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे गिराकर जामा मस्जिद तामीर करवाई। अदालत में सरकारी गज़ेटियर के साथ इसका नक्शा भी पेश किया गया है। मुस्लिम फरीक का दावा है कि जामा मस्जिद तकरीबन 840 साल कदीम है। ये मस्जिद शमसुद्दीन अल्तमश ने बनवाई थी। यहाँ कोई मंदिर मौजूद नहीं है। और मस्जिद को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वाक़ रामलीला मैदान में आज एक महापंचायत बुलाई गई है। हिंदू तंजीमों के लोग उत्तरकाशी की इस मस्जिद को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हाल ही में उत्तरकाशी में हंगामा हुआ था। 24 अक्टूबर को सकेत सनातन धर्म रक्षक संघ ने मस्जिद के खिलाफ एक अवामी एहतजाजी रैली निकाली थी, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज के वाक़े में 9 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए थे। हिंदू तंजीमों ने आज उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के पेश नज़र आज उत्तरकाशी को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इससे कबल हफ्ते को पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट सरिता डोबल ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्रोन और कैमरों के जरिए पूरी निगरानी की जाएगी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। महापंचायत के पेश नज़र पुलिस ने शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में तकसीम किया है। हिंदू मजहबी रहनुमा और हैदराबाद के MLAT राजा भी इसमें शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। जो संस्कृति है उत्तरकाशी के जो मूल जो समाज है उसकी संस्कृति बची रहे और प्रत्येक प्रकार से लोगों को हमने अपने समाज के प्रति जागरण करना है कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो बाहर के व्यक्तियों को ज़मीन न बेचें और अगर वो ज़मीन दे रहे हैं तो पहले उनकी पड़ताल कर लें कि वो किसको ज़मीन बेच रहे हैं, वो उस ज़मीन में क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अभी आजकल जो मस्जिद का जो मुद्दा जो बना हुआ है अवैध रूप से, क्योंकि वो भी ज़मीन खरीद करके ही
पहले वो ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद उसमें जो है धार्मिक गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई कि ये देवभूमि जो है देवताओं की भूमि है और इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ पे जो असंवैधानिक कृत्य है उनसे लोगों को हमको जागरूक करना है। जनूबी मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान फंजल शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को अबूर कर गया है। इसकी वजह से महकमा मौसमियात ने शिमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और मुल्हिका जनूबी आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये तूफान 6 घंटे के दौरान 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब से जनूब की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान समुद्री तूफान की हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा थी, जो बाज़ औक़ात 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच रही थी। ताहम महकमा मौसमियात ने भी इसके कमज़ोर होने का इंदिया दिया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम एड्स के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस साल की तकरीब में मुतअद्दिद सरगर्मियाँ शामिल होंगी। इसके तहत एक इख्तराई नुमाइश लगाई जाएगी और प्रोग्राम में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का थीम सॉन्ग भी रिलीज़ किया जाएगा, जिसे उसके असल गुलकार देवनेगी मोको कोज़ा पेश करेंगे। आज एड्स का आलमी दिन है। अगर हम पिछली दहाई में हिंदुस्तान में HIV इन्फेक्शन के नए केसेस की बात करें तो वहाँ सालाना तकरीबन 48% की कमी आई है, जबकि आलमी सतह पर इसी अरसे के दौरान ये कमी सिर्फ 29% रही है। ये हुकूमत की बेहतर पॉलिसी, हिकमत अमली और आगाही प्रोग्रामों की वजह से मुमकिन हुआ है। एड्स का आलमी दिन हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल एड्स डे का थीम हुकूक का रास्ता इख्तियार करें, मेरी सेहत मेरा हक पेश करते हैं ये खास रिपोर्ट। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निशुल्क शुरू की। अब वो निशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिसमें हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं, उनको एक सही प्रकार की केयर देना। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निशुल्क शुरू की। अब वो निशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है,
उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम करे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं। उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने कल आम आदमी पार्टी के MLA नरेश बालियान को 2023 के जबरी वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप की जांच के सामने आने के बाद की गई है। वायरल ऑडियो क्लिप में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के दरमियान ताजरों से जबरन वसूली के हवाले से बातचीत हुई थी। क्राइम ब्रांच 2023 के मुबैना जबरी वसूली मामले में नरेश बालियान से पूछताछ कर रही थी। इससे कबल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के MLA नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के दरमियान बातचीत रिकॉर्ड थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गुंडा पार्टी करार दिया था। ताहम आम आदमी पार्टी ने वजाहत की है कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में बिगड़ते अमन अमान का मसला मुसलसल उठाने की वजह से हो रहा है। आपने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है। इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की जानिब से पूछताछ जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा धचका लगा है। पंजाब के मालेरकोटला की एक अदालत ने कल दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के MLA नरेश यादव को 2016 के कुरान मजीद की बेहुरमती के मामले में 2 साल कैद और 11,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परमिंदर सिंह करीवाल की अदालत ने सज़ा की मुद्दत का ऐलान किया। एक दिन कबल अदालत ने तवील कानूनी अमल के बाद उन्हें मुजरिम करार दिया था। और राजस्थान में तब्दीली मजहब के कानून की नई तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा की सदारत में काबीना की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। भजन लाल हुकूमत ने मजहब की तब्दीली को रोकने के लिए असेंबली में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ इन लॉफुल कंजर्वेबल 2024 लाने का फैसला किया है। अब बजट इजलास में ये बिल लाया जाएगा। जबरन तब्दीली पर 10 साल की सज़ा होगी, जबकि रज़ाकाराना तब्दीली की सूरत में कलेक्टर को 60 दिन पहले इत्तला करनी होगी। कानूनी उमूर के वजीर जोगाराम पटेल ने कहा है कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन बिल 2024 को असेंबली में लाया जाएगा ताकि लालच या धोखाधड़ी से तब्दीली मजहब की कोशिशों को रोका जा सके। रियासत में इस हवाले से कोई ख़ास कानून नहीं है, इसलिए काबीना की मीटिंग में इसकी तजवीज़ पर गौर किया गया और इसकी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स या इदारा गलत बयानी, ज़बरदस्ती या नाजायज़ असर व रसूख के ज़रिए ऐसा काम करता है तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। फैमिली कोर्ट इस तरह की शादी को कल अदम करार देती है। ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत और काबिल समाअत होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि क़वानीन पहले से मौजूद हैं। जबरन तब्दीली को रोकने के लिए बहुत सी दूसरी रियासतें मुबैना कानून मौजूद हैं। BSF का 60वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। 1965 की पाक भारत जंग के बाद मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए 1 दिसंबर 1965 को BSF का क़याम अमल में आया था। तब से हर साल BSF 1 दिसंबर को यौम तासीस मनाती है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बुनियादी काम भारत की बैन-अल-अक़वामी सरहदों की हिफाजत करना है। BSF सरहद पार से दरअंदाजी, स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम में मौसर किरदार अदा करती है। वहीं ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी फाल किरदार अदा करती है। BSF दुनिया की सबसे बड़ी सरहदी हिफाजत करने वाली अफवाज में से एक है। बांग्लादेश अक़लियती हिंदुओं की सलामती और अमन के लिए आज दुनिया भर के तमाम इस्कॉन मंदिरों में एक आलमी दुआया मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। इसका ऐलान करते हुए इस्कॉन के तर्जुमान राधा रमन दास ने कहा है कि भारत समेत 150 से ज़्यादा ममालिक में इस्कॉन मराकज़ पर दुआया एहतमाम किया जाएगा। इसके तहत अक़ीदतमंद हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे और बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं की सलामती और अमन के लिए दुआ करेंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हालिया दिनों में हिंदुओं पर मुसलसल मज़ालिम और हमले हो रहे हैं। इस हमले से भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की हुकूमत से अमन बरकरार रखने की अपील की है। इस्कॉन आज कोलकाता में एक दुआई अजलास का भी एहतमाम करेगा। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। पहली खबर ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये सुर्खी है, अजमेर दरगाह के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा का मामला गर्म, नमाज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा, बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। इसके बाद की सुर्खी जो ले रहे हैं वह भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये संभल से मुतालिक है। संभल में बाहरी लोगों की आमद पर 10 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बाद की तीसरी सुर्खी की तरफ रुख करते हैं। राहुल प्रियंका वायनाड के दौरे पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ ही अखबारात के जायजे में चौथी सुर्खी, मंदिर और मस्जिद से मुताल्लिक़ मुकदमात पर रोक लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से अगली सुर्खी, दिल्ली में केजरीवाल पर हमला, मुलजिम की पिटाई, गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ। आम पार्टी के मेंबर असेंबली नरेश बालियान गिरफ्तार किए गए। उसके बाद की जो अगली खबर है वो है सहाफ़त से, अब अजमेर की तारीख़ी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़े पर मंदिर होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट से मुल्क के दस्तूर को, सेकुलर दस्तूर को महफूज रखने की गुजारिश की गई। और आखिरी खबर जो हम ले रहे हैं उर्दू अखबार से वो है, हिंदुस्तान हमेशा फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा, वज़ीर आज़म का बयान। ये तो उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबरों की तरफ। बांग्लादेश में हिंदू संतों पर मसालिम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिनमें प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्याम दास को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता इस्कॉन के नायब सदर राधा रमन दास ने श्याम दास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इस बात की तस्दीक की है। श्याम दास को उस वक्त गिरफ्तार किया गया वो चिन्मय प्रभु से मिलने गए थे। कोलकाता इस्कॉन के नायब सदर राधा रमन ने बांग्लादेश में संतों पर होने वाले मजालिम को लेकर सोशल मीडिया पर बरहमी का इजहार किया है। श्यामदास की तस्वीर शेयर करते हुए राधा रमन ने लिखा कि आप लोग बताइए कि क्या ये संत दहशतगर्द नजर आता है। गैर मुल्की खबरों में गजा में जारी तनाज़े के दरमियान हमास की जानिब से यरगमालियों का एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में अगवा किए गए इसराइली नज़ाद अमरीकी ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से अपनी रिहाई को यकीनी बनाने की अपील की है। वीडियो में एक यरगमाल फौजी अदन अलेक्जेंडर को भी दिखाया गया है, जिसे हमास ने गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल पर हमले के दौरान गजा में अगवा कर लिया था। वीडियो में दिखाया गया कि अलेक्जेंडर एक तारीख के इलाके में दीवार के साथ बैठा है। उन्होंने अपना तारुफ करा और अपने ख़ानदान, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से खिताब किया। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि यरगमालियों के बयानात उनके अगवाकारों ने तैयार किए थे या नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे सफ़ाकाना नफ्सियाती जंग करार दिया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमलों में मुलविस एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। फ़ौज का कहना है कि अहद उस्मा जनूबी इसराइल में हमले में शामिल था। नीज़ फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि अज़मा अदह गज़ा में एक अमरीकी खैराती इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन में काम करता था। अब जहां एक तरफ आहत के अहल खाना ने इसराइली फ़ौज पर गैर कानूनी कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है, तो दूसरी जानिब
वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने भी तस्दीक की है कि उसके पास हमले में मुलविस किसी मुलाजिम के बारे में कोई इत्तला नहीं है। हमास की जानिब से अभी तक इस मामले पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। इस बीच सीरिया में बरसों के बाद एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई है। बागी हलब शहर में दाखिल हो गए और कई शामी फौजियों को हलाक कर दिया है, जिसके बाद शाम ने हलब के बाकी मानदा हिस्से से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया है और मजीद हिकमत अमली पर काम कर रहा है। बागियों के शहर के कई हिस्सों पर कब्जा करने के बाद शामी सदर बशारुल असद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। काबिल जिक्र है कि हलब में बागियों का गलबा हासिल होने के साथ ही रूसी फौज भी मुतहर्रिक हो गई है। रूस ने बागियों पर जंगजू तैयारों से हमले शुरू कर दिए हैं। ये फिजाई हमले हलब और अदलिब सूबों में किए गए हैं, जिनमें बागियों के ठिकानों, कमांड पोस्टों, डिपो और तोपखानों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने शाम की सूरत हाल के हवाले से अपने तुर्क हममनसब हाकान फिदान से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों फरीकों ने हलब में रूनमा हुई ख़तरनाक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। नेज़ फरीक़ैन ने शाम में हालात को मामूल पर लाने के लिए मुश्तरका इक़दाम को ज़रूरी करार दिया है। इस बीच अमेरिका के नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ब्रिक्स ममालिक को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ब्रिक्स के रुकन ममालिक को नई करेंसी नहीं बनानी चाहिए और किसी दूसरी करेंसी की हिमायत भी नहीं करनी चाहिए जो अमेरिकी डॉलर की जगह ले। उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसा करने से ब्रिक्स ममालिक को 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ब्रिक्स बैनुल-अक़वामी तिजारत में अमेरिकी डॉलर की जगह ले सकेगा। अगर कोई मुल्क ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका को अलविदा कहना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि भारत को ब्रिक्स में एक मजबूत आवाज़ समझा जाता है, इसलिए नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान दीगर ब्रिक्स ममालिक के साथ साथ भारतीय मईशत के लिए भी तशवीशनाक है। खबरें अब खेल के मैदान से। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में छठे राउंड का मैच आज चीन के डी गुकेश और डेंग लैरन के दरमियान खेला जाएगा। कल गुकेश ने सफ़ेद मोहरों के साथ खेलते हुए 5वीं बाजी में दिफाई चैंपियन चीन के डेंग लैरन के साथ ड्रॉ खेला। मुसलसल दूसरे ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों के 2.5 पॉइंट्स बराबर हैं। उन्हें चैंपियनशिप जीतने के लिए अभी 5 पॉइंट्स की ज़रूरत है। भारत के 18 साल गुकेश इस खिताब के लिए अब तक के सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं और उन्होंने बुध को तीसरा गेम जीता था, जबकि 32 साल लैरन ने पहला गेम जीता था। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला सिंगापुर के चौथे सीड याफ्ता जियांग जेसन से होगा। गुज़िश्ता रोज़ लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जापान के शोगो ओगावा को शिकस्त दी थी। वहीं ख़वातीन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु का सामना चीन की लोवा ओवियो से होगा। कल सेमीफाइनल में सिंधु ने अपने हरीफ खिलाड़ी एंटी हटा को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी। वहीं ख़वातीन के डबल्स मुकाबले में त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का आज चीन की बावरी जेंग ली कियान की जोड़ी से होगा। कल सेमीफाइनल में त्रिशा गायत्री की जोड़ी ने हमवतन तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पुनप्पा को शिकस्त दी थी। और आज जयशाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदारती ओहदा संभालेंगे। जयशाह आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जयशाह 27 अगस्त 2024 को आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वो बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बने थे। अब तक जयशाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। काबिल ज़िक्र है कि आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने के लिए जयशाह को बीसीसीआई सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ना होगा। जयशाह आईसीसी के सदर के ओहदे पर फायज होने वाले 5वें भारतीय हैं। इससे कबल जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के सदर रह चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मॉडर्न पिथियन गेम एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री